गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपना चैप्टर पीरियोडिक टेबल चल रहा था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं। हमारे पास हमने लिखा था, ऑर्डर लिखने थे बच्चों, याद कीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। तो उसी में अपन आगे चलते हैं बच्चों। एयू तो कॉपर एयू पता है क्या, इसका ऑर्डर लिखना है हमें बच्चों। का दिक्कत आई थी याद है क्या? ग्रुप में कहाँ कहाँ दिक्कत आई थी? TIVCR और NI, याद है क्या? बोलो बच्चों। तो अब बताओ कॉपर AgAu में क्या हुआ? कॉपर AgAu में क्या होगा? देखो सबसे पहले AU, फिर कॉपर, फिर Ag, ये होगा बच्चों। बोलो ये होगा। नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है याद करो? 5D, फिर 3D, फिर 4D, ये बोला था ना। 5D, 3D एंड 4D। अब बताओ CR में क्या होगा बच्चों? अगला बताओ। ये CR आ गया देखो, अरे याद है क्या? ताई VCR CR आ गया। बोलो बच्चों इसमें क्या होगा? अरे बोलो इसमें ऑर्डर क्या होगा? हेलो, देखो बच्चों इसमें क्या जाएगा? इसमें ये जाएगा बच्चों, बोलो जाएगा। NI आ गया, याद है क्या? मैंने क्या बोला था? कहाँ दिक्कत आती है? जिसमें आई आता है, याद है क्या? TI और NI, है ना। TI और NI में दिक्कत थी बच्चों। अब बताओ इसमें बताओ क्या जाएगा? PT, PD और NI, ये जाएगा बच्चों। PT PD NI। बच्चों स्कैंडियम एट्रियम लेंथेनम, बताइए बच्चों इसमें क्या जाएगा? देखो ये जाएगा। लेंथेनम और एक्टिनियम में मैंने एक्टिनियम का ज्यादा क्यों लिया बच्चों? बताओ भाई, मैंने ज्यादा क्यों लिया? बोलो भाई, याद आ गया? आप बताओ लेंथेनम और एक्टिनियम का साइज बराबर है? लेंथेनम और एक्टिनियम का साइज बराबर है कि नहीं है? साइज बराबर है बच्चों। तो जब साइज बराबर होता है तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है? बोलो बच्चों, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है? याद है क्या? जब साइज बराबर हो, बोलो बच्चों, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो, ठीक है बच्चों। अब बताओ क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, बोलिए बच्चों किसका बताओ बराबर होगा? होगा बच्चों, ठीक है। ZnCdHg, बताओ बच्चों। देखो इसमें क्या होगा? Hg, Hg के बाद Zn के बाद Cd होगा बच्चों। होगा क्या? होगा, बोलो। Zn में, Zn और Ga में याद करो, जिंक का ज्यादा होगा क्या गैलियम से? देखो बच्चों क्यों होगा बताओ। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है Pd10 4s2, होता है बच्चों। ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और Pd10 4s2 4p1, ये किसका होता है? गैलियम का।
अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एस से, यहाँ निकल रहा है पी से, एटॉमिक नंबर में ए का डिफरेंस है, तो कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा? पेनिट्रेशन वाला लग जाएगा क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का अच्छा होता है, याद है क्या बच्चों? फिर देखो सी डी और आई एल है ना, एच जी और टी एल, बोलो बच्चों सही है क्या? ये सक्सेसिव मेंबर्स है ना बच्चों, बोलो। ग्रुप नंबर 12 और 13 के है बच्चों। अच्छा mn प्लस mn प्लस 3 में किसका ज्यादा होगा? mn प्लस 3 का ज्यादा होगा। अब बताओ बच्चों, कॉपर और क्रोमियम ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ बच्चों किसका ज्यादा होगा? कॉपर और क्रोमियम में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? कॉपर की होगी बच्चों। क्यों? देखो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d10 4s0 और क्रोमियम का आ जाएगा 3d5 4s0 आ जाएगा बच्चों। चलिए अब बताओ लेंथेनम, ऑस्मियम एंड मरकरी, बताओ बच्चों। देखो ये हमारे पास ये रहा लेंथेनम, ये रहा ऑस्मियम और ये रहा मरकरी, बोलो बच्चों क्या होगा? लेंथेनम, ऑस्मियम, मरकरी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना। तो देखो बच्चों क्या होगा, अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, लेंथेनम, ऑस्मियम एंड मरकरी, बोलो बच्चों ये आ जाएगा। अच्छा बताओ ZnHgCr, बोलो बच्चों। देखो ये रहा आपका Cr, दिख रहा है, ये रहा Zn और ये रहा Hg। Hg का ज्यादा होगा जिंक से, और जिंक और क्रोमियम में किसका ज्यादा होगा बच्चों? बताओ। जिंक का होगा ना। अरे होगा बच्चों। देखो क्या होगा, अपन क्या कह सकते हैं, Hg, जिंक और Cr होगा बच्चों। अब बताओ बच्चों Cd, Zr और Hg, जर्कोनियम है बच्चों। देखो ये रहा जर्कोनियम, ध्यान दीजिए जर्कोनियम, ये पड़ा बच्चों जर्कोनियम, Cd और Hg, दिख रहा है बच्चों, जर्कोनियम Cd Hg, बताओ बच्चों किसका सबसे ज्यादा होगा? Hg का। और किसका सबसे कम होगा? किसका सबसे कम होगा? जर्कोनियम का। तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो क्या बोल सकते हैं, Hg, Cd और Zr, हो गया बच्चों। HgCdZr हो गया, बोलो क्लियर है क्या? चलो बच्चों इन इन ऑर्डर में किसी को डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। ये मैंने आपको इतने सारे ऑर्डर करवा दिए, जेड तक टोटल 26 ऑर्डर करवा दिए मैंने आप लोगों को। किसी ऑर्डर में डाउट है तो बोल जाइए। अरे इन्हीं ऑर्डर में से क्वेश्चन आना है एग्जाम में, बोलो। चलिए फिर आगे, चलो फिर ये क्वेश्चन करो। विच ऑफ दीज आईपी फर्स्ट ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, बताओ। आईपी फर्स्ट का कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है? बोलो बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आपको अगर पता हो तो आपने पढ़ा, देखो क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक है बच्चों, और एंटीमनी, तो है बच्चों। अब देखो
ये आपको पता है क्या, ये कौन से पीरियड तक लग पाता है? हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट याद करो, 4th पीरियड तक। तो देखो बच्चों, ये 2nd पीरियड है, ये 3rd है, और ये 4th पीरियड है कि नहीं है? तो बताओ, एसबी और टीई में टी का ज्यादा होना चाहिए, इसने एसबी का दे रखा है, ये गलत हो गया। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन बताओ, विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? बोलो बच्चों, पीडी और एजी में से पीडी का ज्यादा होगा क्या? पंडित जी याद है क्या? पंडित जी का कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको? 4010 5s0, और एजी का है 4010 5s1। बोलो बच्चों, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा बच्चों? बताओ, एक आप D10 में से निकाल रहे हो और एक आप S1 में से निकाल रहे हो, पता है क्या? बोलो, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? D10 में से निकालना मुश्किल होगा बच्चों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? D10 से निकालना मुश्किल होगा, पैलेडियम का ज्यादा आएगा, ठीक है? बोलो, अब कोई ये मत लगा देना कि साहब यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा देते हैं। अरे आप D10 ये भी तो देखो ना, कंप्लीट फील्ड है, D10 कंप्लीट फील्ड है, दिख रहा है क्या? तो ये तो सही है। अब बोलो, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या ये सही है? नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सही है क्या? देखो, सेकंड पता करनी है ना हमें, तो बोलो बच्चों, नाइट्रोजन से एक बाहर निकाल दो, कार्बन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, और फ्लोरीन से एक निकल जाएगा तो ऑक्सीजन, ये आएगा बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। बोलो, ये आएगा ना? बोलो बच्चों, तो हमें करना क्या है? देखो सुनो, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे पास है, देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है बच्चों। अब एक एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या आएगा? कार्बन, ये नाइट्रोजन, और ये आएगा आपका ऑक्सीजन। अब इनमें देखो, पहले किसका? नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, ठीक है? अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन वाला ऑक्सीजन से बना, ऑक्सीजन वाला क्लोरीन से बना, और बोलो कार्बन वाला नाइट्रोजन से बना, तो फिर सेकंड ये भी सही है बच्चों। अच्छा, लिथियम और बेरिलियम आयोनाइजेशन एनर्जी 3rd, क्या ये बात सही है? लिथियम और बेरिलियम आयोनाइजेशन एनर्जी 3rd, बोलो, ये भी सही है ना? देखो, आपको 3rd निकालनी है, 3rd निकालनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद, देखो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, तो लिथियम से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। बेरिलियम से क्या मिलेगा? हीलियम। बोलो बच्चों, तो बोलो बच्चों, ज्यादा है, इसका मतलब ये भी सही है। अच्छा, सोडियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको याद है क्या बच्चों? एक पीरियड में सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बच्चों? बोलो, एल्कली मेटल्स की होती है ना? किसने देखो एल्कली मेटल्स को सबसे लास्ट में रखा है ना? ये गलत है ना बच्चों? ये गलत है, बोलो। चलो, ये बताओ बच्चों, in which of the following pair ionization energy of first species is less than that of second one? फर्स्ट की सेकंड से कम होनी चाहिए, बताओ बच्चों। देखो बच्चों, ये तो कंफर्म है ना, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2। सल्फर और फॉस्फोरस में इसकी ज्यादा होगी, इसमें इसकी ज्यादा होगी, और इसमें इसकी ज्यादा होगी। अब आप देख लीजिए, कम कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है बच्चों।
चलो ये बताओ बच्चों, द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये बताना है बच्चों आपको। बताओ। सबसे पहले एक काम करो, देखो बच्चों, हमारे पास एलिमेंट ही है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो देखो बच्चों क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा क्लोरीन का, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर एंड फिर सिलिकॉन होगा बच्चों, है ना। अब देखो, अगर अपन वैल्यू वाइज बात करें, है ना, क्लोरीन का आएगा 1256, फॉस्फोरस का आएगा 999, है ना, सल्फर का आएगा, बोलो बच्चों, ये, एंड सिलिकॉन का आएगा 786। अब आप देख लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग किस ऑप्शन में मामला सेट है। सिलिकॉन का इसने पहले बोला है क्या, बोलो बच्चों, सिलिकॉन का पहले, तो ये रहा 786। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का बोला है ना इसने, एक मिनट, एक मिनट, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, एक मिनट से, ये हो गया 1012 और 999, हो गया बच्चों, आ गया क्या समझ में, आ गया क्या। चलो बच्चों ये बताओ, इफ atomic number of an unit gas is Z, then an element which of the following atomic number will have highest ionization energy। बताओ बच्चों। बताओ। अब देखो इनट गैस का तो एटॉमिक नंबर दे रखा है ना, तो कैसे करोगे बच्चों, बताओ। इनट गैस के बाद सेकंड हाईएस्ट किसका होता है, बताओ बच्चों। इनट गैस के बाद सेकंड हाईएस्ट किनका होता है, हेलोजेंस का होता है ना। इनट गैस के बाद, जैसे सपोज इनट गैस नियोन है सपोज, है ना, नियोन के बाद सेकंड हाईएस्ट किसका था, बताओ। नियोन के बाद इसके पीरियड में सेकंड हाईएस्ट किसका था, देखो बच्चों, ये पढ़ा, नियोन के बाद सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन का है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, फ्लोरीन का कितना है, 9 है ना, है बच्चों। तो देखो क्या होगा कि हमारा आंसर क्या जाएगा, Z-1 जाएगा, जाएगा ना। चलो बच्चों बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताओ बच्चों, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी। दिख रहा है बच्चों, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, जहां पर जैसे जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, है ना बच्चों, ये होगा देखो आंसर, होगा, होगा बच्चों। चलो अब बताओ, ये बताओ बच्चों, K से K प्लस बना और K+2 बना, ठीक है, फिर कैल्शियम से कैल्शियम+1 बना, कैल्शियम+2 बना, ये ABCD इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, तो आपको इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ बच्चों कि ये जो A और C है, ये पोटेशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये कैल्शियम की, तो बोलो बच्चों, एल्कली मेटल्स की ज्यादा होती है या एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ। फर्स्ट किसकी ज्यादा होती है, बोलो बच्चों। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है, तो ए तो सही है। अब देखो बच्चों, बी ग्रेटर देन ए, ये भी बात सही है, सक्सेसिव बढ़ता है। डी ग्रेटर देन सी, बोलो बच्चों, डी ग्रेटर देन सी, ये भी सही है ना। तो लास्ट जो बच रहा है ऑप्शन डी, बी ग्रेटर देन, सॉरी बी लेस देन डी। आप मुझे बता दो बच्चों, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की होती है, तो ये तो गलत कर रहा है ना। अब देखो बच्चों, एक
पॉइंट जो आपने सीखा वो बार बार अप्लाई कैसे हो रहा है, ये समझ रहे हैं आप इन क्वेश्चंस के अंदर? बोलो बच्चों, जो आपने पॉइंट सीखे थे वो अप्लाई कैसे हो रहे हैं वो चेक करो आप। चलो ये पढ़ो बच्चों। बताओ, ये एटम दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब आपको इसमें ये बताना है कि विच एलिमेंट इज ए नोबल गैस। ये 5 एलिमेंट दिए हुए PQRST। तो बच्चों नोबल एलिमेंट की तो अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आनी चाहिए ना नोबल गैस की। फर्स्ट 300, 99, 118, 176, 497 कंफर्म है बच्चों? क्या ये हो गया? फिर देखो, एलिमेंट विच विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल यूनिपॉजिटिव आयन। यूनिपॉजिटिव मतलब +1। +1 कौन बनाते हैं बच्चों? एल्कली मेटल्स बनाते हैं। एल्कली मेटल्स बनाते हैं बच्चों, बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो एल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी ना? बोलो बच्चों, एल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। अब ढूंढो बच्चों, 300, 99, 118, 176, 497 विच विल, बोलो बच्चों, क्यों हो जाएगा? चलो फिर क्या कहता है? एलिमेंट विच हैव मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2। +2 कौन बनाता है ये बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। देखो क्या हो सकता है, चेक करो। देखो, हमने क्यू को एल्कली मेटल बोला, क्यू को एल्कली मेटल बोला है ना? तो +2 एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो। अब ज्यादा कौन हो सकता है? 118 या 176? ठीक है, 1 से 2 बढ़ा। अब मुझे बताओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल की किस आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे बड़ा जंप होगा? बताओ बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल की किन आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे बड़ा जंप होगा? सेकंड और थर्ड के बीच में होगा ना? सेकंड और थर्ड के बीच में होगा। अब मुझे बताओ, सेकंड और थर्ड में जंप यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? किसमें ज्यादा है बच्चों? बताओ। एस में ज्यादा है ना? है बच्चों? तो आंसर क्या जाएगा? एस जाएगा। जाएगा। चलिए अब बताओ बच्चों, नॉन मेटल एक्सक्लूडिंग नोबल गैस। अब देखो बच्चों, बताओ, नॉन मेटल एक्सक्लूडिंग नोबल गैस। तो अब आप देख लो, इनर्ट गैस के बाद सेकंड हाईएस्ट किसका दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों, किसका दिख रहा है इनर्ट गैस के बाद सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलो बच्चों, पी की दिख रही है ना? देखो, इनर्ट गैस की तरफ 497 और इसकी कितनी है? 300 है क्या बच्चों? दिख रही है? बोलो। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों पी जाएगा। चलो बच्चों, Q reacts with F and O, then MF. MF that is molecular formula. ठीक है बच्चों? मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। हाँ मुझे बताओ, Q क्या था? याद है क्या? Q कौन सा मेटल है? ऊपर देखो, आपने भी क्वेश्चन में सोल्व किया, एल्कली मेटल है, यानी Q की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। तो देखो, फ्लोराइड क्या बन गया? QF बन गया। फिर ऑक्साइड क्या बन गया? Q2O। तो बोलो आंसर क्या जाएगा? पी जाएगा। जाएगा बच्चों? जाएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस करवा दी है ना? अब डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद कितनी इनको करते हो प्रैक्टिस वापस, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। किसी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बोल जाओ। कोई डाउट बच्चों?
आगे चलो। देखो बच्चों सुनो, अब अपन हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों अपन सबसे पहले लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अब सुनना बच्चों ढंग से, देखो एक बात बताओ, मान लो ये हमारे पास कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इस मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर मैं इस तरह से बनाऊं M+OH-, ऐसा किया बच्चों मैंने, समझ में आ गई बात ये? बोलो अब मुझे बताओ क्या हो रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। M+1 OH-1, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये M+1 है ये क्या है, ये मेटल है ना। अब ये जितना इजीली बनेगा बनेगा ना, उतना ही इजीली OH- लिबरेट हो जाएगा बच्चों। बोलो जितना इजीली M+1 बनेगा उतना इजीली OH- बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि क्या, इफ cation forms easily then hydroxide ion also forms easily, means बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बोलो बच्चों समझ में आया? तो जैसे देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, इधर से इधर गई, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपको पता होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बोलो क्या होगा, केटाइन विल फॉर्म इजीली। बोलो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। बोलो बच्चों आई बात में? लाइकवाइज देखो बच्चों, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। बोलो बच्चों इनमें भी ऑर्डर आएगा क्या, आएगा बच्चों? अरे समझ में आया क्या, आ गया? बोलो जो मेटल केटाइन इजीली बनेगा, अगर मेटल केटाइन इजीली बन रहा है तो इसका मतलब OH- भी इजीली बन रहा है, OH- इजीली बन रहा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन लेते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है बच्चों। अब देखिए ये मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर समझते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? बोलो देखो कोई भी मेटल है ना बच्चों, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो लूज करने के बाद उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, +1 आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज का डेवलप हुआ, पॉजिटिव,
इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बोलो बच्चों, समझ आ गया? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो, मेटल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन easily and acquire positive charge, and this character is known as metallic or इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। समझ आएगी बात? बोलो, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये क्या होगा, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मैटर। बोलो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्या? बोलो, अरे मेटेलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बोलो, समझ में आई बात? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब बताओ बच्चों, जैसे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जैसे जैसे आप इधर जाओगे जाओगे बच्चों, वो क्या रहा है बताओ, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं बच्चों। फिर देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बताओ बच्चों, जैसे जैसे आप इधर गए आयोन एनर्जी डिक्रीज हुई हुई बच्चों। बोलो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो मैं कह सकता हूं कैरेक्टर इंक्रीज हुई, हुई कि नहीं हुई? फिर देखो बच्चों, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर आप इस सीरीज में इधर जा रहे हो तो देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, रिएक्टिविटी विद H2O क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे? देखो, बेरिलियम इवन दो बच्चों स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता है ना, बेरिलियम स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम जो है वो से रिएक्ट करता है, ठीक है, और बाकी ये जो बच गए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। समझ आई बात? ये पॉइंट सबको समझ में आया बच्चों? बोलो, आ गया? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आयोनिक कैरेक्टर। अब समझो बच्चों, ये आयोनिक कैरेक्टर का मतलब समझते हैं। देखो, एक बात बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो देखो क्या होता है, आपको पता होगा कि एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, ऐसे होता है बच्चों। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चों, और ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर ये बनाते कि नहीं बनाते बच्चों? बोलो। तो अब मुझे बताओ कि मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही तो इजीली नॉन मेटल को मिलेगा ना। बोलो बच्चों, अरे आपको पैसे चाहिए तो सामने वाला जितना इजीली देगा उतना ही तो इजीली आपको मिलेगा ना। तो अपन कह सकते हैं कि देखो बच्चों,
आयोनिक कैरेक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो सही बात है, सही है क्या? तो देखो बच्चों सुनो, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, है ना, NCSCl। ध्यान दीजिए, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो बच्चों, है ना, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो वो क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वो क्या आ रहा है कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रही है, तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं बच्चों, कम हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। बोलो बच्चों, इसी तरह से देखो बच्चों, अगर मैं ये लेता हूँ NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5। आप बताओ बच्चों, इस सीरीज में आप इधर चलिए, क्या हो रहा है बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे ही नहीं बढ़ रहे बच्चों? ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? आगे बच्चों बोलो, क्लियर है? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों समझो, देखो अगर आपसे कोई कहे, देखिए क्या, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लेस, है ना, इज वेरी लेस, अपन बोल सकते हैं लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, then higher oxidation state will be stable। इस चीज कैसे समझो, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो मान लीजिए एक चीज आपको मिल रही है 300 रुपीज में, ठीक है, और चीज 310 रुपीज में ऐसी मिल रही है कि वो आपको उसकी 2 साल की गारंटी दे देता है। तो बताओ बच्चों, आप कौन सी चीज खरीदना पसंद करोगे? 310 वाली ना, है ना, पैसे थोड़े से जरूर ज्यादा लगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगे, आपको उसमें कुछ फायदा हुआ ना, फायदा 2 साल के आपको उसमें गारंटी मिल गई बच्चों। तो देखो इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी इज वेरी लेस देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना? अरे ये बात समझ में आ गई, बोलो। हाँ जी। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये मैग्नीशियम है, ये Mg+1 और ये Mg+2 है बच्चों, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, है ना। तो देखो बच्चों, डिफरेंस इन IE फर्स्ट एंड IE सेकंड, है ना बच्चों। अब बताओ 7.4। तो बताओ बच्चों, कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, Mg+1 या Mg+2? देखो डिफरेंस कम है ना, आप वैसे देखो इसको आप कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते थे, 282, 281 और 28। बताओ बच्चों, अब 281 ज्यादा स्टेबल होगी या 28 होगी?
281 या 28, सिंपल सी बात है, स्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो बोलो बच्चों Mg+2 ज्यादा स्टेबल होगी Mg+1 से, सही बात है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसी स्टेटमेंट को अपने को क्या लिखना है, क्या कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज, है ना, या आप कह सकते हो मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then lower oxidation state will be stable। होगी बच्चों। अब सोचो, एक चीज मिल रही है 300 रुपीज में और एक मिल रही है 30,000 रुपीज में, तो बोलो बच्चों ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, बोलो। अब उसी चीज के लिए 30,000 तो खरा आपका बोलो खर्च करना समझदारी नहीं है ना, बोलो बच्चों। अरे 300 और 310 में तो फिर भी समझ में आता है, 300 और 30,000 बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ना बच्चों, बोलो। तो फिर आप कौन सी लेंगे, सिंपल सी बात है, जो आपकी क्या हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये सोडियम है ना, ये Na+1 और ये Na+2, 281, 28 और 27। अब देखो बच्चों, डिफरेंस इन IE फर्स्ट एंड IE सेकेंड, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों इसके लिए 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, अब कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी इसके लिए, वैसे भी देखो यार कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड कर लो ना, देखो यहाँ 8 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो कंफर्म सी बात है Na+1 ही ज्यादा स्टेबल होती है, Na+2 तो कभी बनता ही नहीं है ना बच्चों, बनता है क्या Na+2, बनता है क्या, नहीं बनता ना बच्चों, आ गया समझ में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, डी हो गया, डी के बाद आ जाओ बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, है ना, क्या बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखो बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करती हैं, एक तो अपन लेते हैं बच्चों सबसे पहले इस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, देखो बच्चों इन गैसियस स्टेट, है ना। तो गैसियस स्टेट में क्या ध्यान देना है, देखो बच्चों सपोज ये कोई मेटल है, ठीक है, और ये इस तरह से मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ मान लीजिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये हो क्या रहा बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आंचल अरोड़ा, ये 16 और ये 11 वाला तो ऐसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है ना, कोई ऐसा कुछ होएगा नहीं, दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को, आप तो कॉन्फ़िगरेशन से आंसर निकाल लो, ठीक है ना। ये पुराने लिटरेचर में लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ भैया आप देखो सुनो, अगर मैं बोलूं कि गैसियस स्टेट में एक मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया बच्चों, लूज किया, अब मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका क्या हुआ, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं बच्चों, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसी का करता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट की तरह करते हैं बच्चों, रिडक्टेंट की तरह, ओके। अब मुझे बताओ जितना इजीली इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ये उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या, बोलो बच्चों, जितना इजीली इसका ऑक्सीडेशन, तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों सुनो कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आयोनाइजेशन एनर्जी की, है ना। तो देखो बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बोलो बच्चों ये आएगा,
आएगा बच्चों, गैसीय स्टेट में तो यही आएगा। अब देखो बच्चों सुनो, जो काम की बात है ना वो किसमें पूछता है पता है आपको? वो होता है बच्चों इन एक्वस स्टेट, है ना। हमें बात करनी है बच्चों, देखो एक्वस स्टेट के अंदर, इसको ढंग से समझना। कुछ नहीं कहे ना तो आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है बच्चों? एक्वस स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली अपन जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, मीडियम की रिक्वायरमेंट। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर हम एक्वस स्टेट में बात करें तो देखो एक्वस स्टेट में कैसे करोगे? सपोज मेरे पास ये कोई सॉलिड है मेटल, इस रिएक्शन की, ठीक है, और ये इस तरह से M+1 एक्वस, और ये, तो बच्चों अभी इस प्रोसेस में जितना हीट चेंज आया या एंथैल्पी चेंज आया, समझ आ रही बात? इन एक्वस स्टेट देखो था बच्चों, ठीक है, ये किस में गया? M+1। अब ये गया कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं, इसको ढंग से सुनना बच्चों। देखो क्या होगा बच्चों, देखो ये M सॉलिड है, हेलो, हाँ भैया देखो सुनो, ये सबसे पहले M सॉलिड है। अब देखो क्या करना है इसको, M गैसियस फेज में लाएंगे, ठीक है। तो M सॉलिड से M गैसियस फेज में लाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे डेल्टा H सब्लिमेशन, बोलेंगे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डेल्टा H सब्लिमेशन बोलेंगे क्या, है ना। अब देखो ये जो M गैसियस फेज बना, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो होगा बच्चों उसको क्या बोलोगे बच्चों? बताओ। उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, बोलेंगे क्या? एंड देन बाद में क्या होगा, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, तो बोलो बच्चों यहाँ ये एक्वस स्टेट में आ गया। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? तो बोलते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन बोलते हैं। देखो वापस सुनो बच्चों, सॉलिड से गैसियस फेज में लेके आई, इसको क्या बोला? सब्लिमेशन बोला बच्चों। गैसियस फेज से अपन ने क्या किया, उसको आयोनाइज किया, तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, आपको अगर सब्लिमेट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। आपको अगर सब्लिमेट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अच्छा, आपको गैसियस फेज में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, बताओ। देनी पड़ेगी। ये दोनों तो क्या हो गए, ये तो दोनों हो गए हमारे इनपुट, हो गए क्या? ये दोनों क्या हो गए? इनपुट हो गए क्या? बोलो, इनपुट हो गए। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, ये लास्ट वाला समझो। सपोज मान लो ये कोई हमारे पास एक मेटल आयन है बच्चों। अब इस मेटल आयन पे चार्ज क्या है बच्चों? प्लस है ना। तो वो जो नेगेटिव एंड है वो इससे अट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। वाटर का नेगेटिव एंड इससे अट्रैक्ट होगा क्या? होगा क्या? बोलो बच्चों। होगा। ये बात समझ में आई? अरे प्लस से माइनस अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा।
अब मुझे बताओ, जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी ना। तो अब देखो बच्चों, ये होगा आउटपुट। क्या समझ में आया? समझ में आया बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो कैसा बिजनेस करना पसंद करोगे? जिसमें इनपुट ज्यादा हो, आउटपुट कम हो, या इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो? बताओ बच्चों, कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे? प्रॉफिट ज्यादा हो ना, आउटपुट ज्यादा हो। सिंपल सी बात है। तो अब बोलो बच्चों, सिंपल सी बात है कि हम ये बोलेंगे कि देखिए, अपन ऐसा बोलेंगे, देखो ये जो डेल्टा एच टी है वो देखो इन पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, और डेल्टा एच हाइड्रेशन कर रहा है बच्चों। ये दो चीजें हैं। ये तो क्या है बच्चों? ये तो है इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि देखो, इन केस ऑफ Li प्लस आयन, है ना, इट शोज मैक्सिमम हाइड्रेशन, है ना बच्चों। एक्वस सॉल्यूशन में जो Li प्लस है ना, वो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन शो करेगा। क्या लिखा है मैंने, समझ में आया? इन केस ऑफ Li प्लस आयन इट शोज मैक्सिमम हाइड्रेशन। ठीक है बच्चों। मैक्सिमम hydration, and that's why lithium is the strongest reductant periodic table। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट इन पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बोलो बच्चों, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। ये लाइन बहुत काम के बच्चों, बहुत आती है एग्जाम में ये। ठीक है ना। लिथियम पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों। देखो सुनो, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ये समझे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? समझने की कोशिश करें बच्चों। देखो, ध्यान देना। देखिए, सपोज मान लो मेरे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, ये गैसियस फेज में और आइसोलेटेड है। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरे पास ये इस फेज में आ गया। आ गया? आ गया बच्चों। तो अब देखो बच्चों, जब मैंने इसको जोड़ा तो मेरे पास इतनी एनर्जी रिलीज हुई, 349 किलो जूल पर मोल। तो देखो, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो हमें क्या करना पड़ा था बच्चों? बताओ। जब इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो हमें क्या करना पड़ा था? एनर्जी देनी पड़ी थी ना। बोलो बच्चों, एनर्जी दी थी। और अब जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? उसका अपोजिट प्रोसेस है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब देखो बच्चों, है ना, अब एक बड़ा सिंपल सा सुनो, डेफिनेशन क्या होगी कि वो एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, ये बात ध्यान से सुन लेना, एनर्जी रिलीज होती है तभी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो बच्चों, एक बात बताओ,
आपका किसी बिजनेस से एफिनिटी कब होगी? एक बात बताओ, आपकी किसी बिजनेस से एफिनिटी कब होगी? जब वो कुछ आउटपुट दे, जब आपको प्रॉफिट मिले। आप बताओ, अगर प्रॉफिट मिले ही नहीं, है ना, या तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे हो या घाटे पे हो, तो क्या उस बिजनेस के लिए आपकी एफिनिटी होगी क्या बच्चों? नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। एफिनिटी वर्ड समझ में आ रहा है? एफिनिटी वर्ड कब डिफाइन होगा? जब एनर्जी क्या होगी बच्चों? जब एनर्जी रिलीज होगी। होगी बच्चों? बोलो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सुनो, लिखो, लिखो, द एनर्जी which is released during addition of an electron in isolated during addition of an electron in the valence shell of isolated, बोलो समझ में आया? The energy which is released during addition of an electron in the valence shell of isolated gaseous atom. अब देखो बच्चों, ध्यान ये देना कि विच इज रिलीज्ड, ये बहुत ही काम की बात है कि नहीं है? एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों? रिलीज होनी चाहिए। द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों सुनो, होगा क्या इसमें, ध्यान क्या रखना है? देखो, अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। बोलो बच्चों, एनाइन फॉर्मेशन होगा, है ना? फिर देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो क्या होगा? किलोजूल पर मोल। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? अब एक बात आप मुझे बताओ, जब हमने ये बोला कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रोसेस कैसा हुआ बच्चों बताओ? प्रोसेस कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ ना बच्चों? बोलो। तो देखो बच्चों, इसको है ना, अपन ऐसा बोलते हैं डेल्टा ईजी, है ना, इसको बोलते हैं। और ये बोलो बच्चों, नेगेटिव आएगा? आएगा, बोलो बच्चों। ईजी का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात समझ में आ गई? बोलो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो एंथैल्पी में चेंज आया, आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे हमने ये लिखा, बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, ये है, आप बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी लिखेंगे? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी लिखेंगे? और ये क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो। 349 लिखोगे, लिखोगे। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, -349। कुछ डिफरेंस समझ में आया? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में अपने आप ही लिखा हुआ है रिलीज, लिखा हुआ है ना। एक बात बताओ बच्चों, क्रेडिट होना और डेबिट होना, इन नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है ना। बोलो बच्चों, डेबिट हो रहा मतलब आपके अकाउंट में से पैसे निकल गए, इसका मतलब अकाउंट में आपके पैसे ऐड हो गए। ये प्लस माइनस लगाते हो क्या? अरे नाम में ही है ना, अरे नाम में ही। बोलो,
अरे समझ में आई बात? पक्का? पक्का बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे कि जैसे देखो, सुनो, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि जैसे सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। और इसमें एनर्जी निकली कितनी? 141 किलो जूल पर मोल। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट, इसमें जब हमने फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बच्चों इस बार एनर्जी निकलेगी क्या? इस बार एनर्जी निकलेगी क्या? इस बार निकलेगी नहीं बच्चों। इस बार हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी बच्चों। बोलो बच्चों, एनर्जी देनी पड़ गई ना? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, देनी क्यों पड़ गई? कौन बताएगा देनी क्यों पड़ गई? देखो बड़ा सिंपल है बच्चों, ध्यान दो। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा ना? अरे रिपल्शन होगा। अब देखो, O-1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको देना चाह रहे हो, तो आप इसके साथ क्या कर रहे हो? जबरदस्ती कर रहे हो ना? अरे बोलो बच्चों, जबरदस्ती कर रहे हो। अब जब जबरदस्ती कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना? अरे देनी पड़ेगी। कभी आपने किसी को जबरदस्ती करके खाना खिलाया है? बोलो बच्चों। कभी शादी ब्याह में देखा होगा कि एक बंदा खाना खा चुका है, ठीक है, अब कोई उसके साथ आ गई कि साहब ये एक पीस आपको खाना ही पड़ेगा, वो मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं खाना खा चुका हूँ, अब मेरी इच्छा नहीं है। तो बच्चों फिर वो क्या करता है? फोर्सफुली उनके मुंह में डालता है ना? अरे करते हैं ना बच्चों, कि नहीं नहीं ये तो बात मेरी रखनी पड़ेगी साहब, ऐसे क्या करते हो आप? वो बात में हाथ जोड़ता है कि नहीं साहब मेरी अब इच्छा नहीं है। तो क्या करना पड़ता है बच्चों? फोर्सफुली करना पड़ता है ना? तो हमें एनर्जी देनी पड़ी ना? बोल लो, समझ में आया क्या? सही बात समझ। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलो बच्चों, बोलो, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, कितनी हुई? 141 हुई बच्चों। और फर्स्ट स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, -141। ओके, ठीक है। अब बोलो बच्चों, सेकंड स्टेप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, सेकंड स्टेप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। बस यही तो मामला है। बच्चों ने नेगेटिव लगा दिया। अरे नेगेटिव मत लगाओ ना बाबू। हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ वही चीजें कंसिडर होगी जहां आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हुई क्या सेकंड स्टेप में? बोलो, नहीं हुई ना? नहीं हुई ना? हाँ, आप आराम से, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड की बात करोगे ना, तो अब बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया। कुछ डिफरेंस समझ में आया? आप डेफिनेशन को ढंग से पकड़ो। देखो, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड, बात को पकड़ो आप ढंग से। डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उन्हीं को बोला जाता है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। अरे समझ में आई बात? मैंने आपसे क्या बोला, एक बार बताओ। आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में आउटपुट आ रहा था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, आपकी उसके लिए एफिनिटी होगी? होगी बच्चों? आपकी उसके लिए एफिनिटी होगी ना? होगी। बोलो, अब बताओ, बिजनेस में घाटा लगने लग गया, बोलो,
तो अब बताओ, बिजनेस में अगर घाटा लगने लग गया तो क्या आपकी उसके लिए एफिनिटी होगी? एफिनिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? आप सोचो, कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नेगेटिव कैसे हो सकती है बताओ भाई? या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। आपकी किसी से नेगेटिव एफिनिटी कैसे हो सकती है बताओ? नहीं हो सकती ना। या तो एफिनिटी रखेंगे या एकदम ही नहीं रखेंगे। नेगेटिव एफिनिटी कैसे पॉसिबल है? समझ में आ गई बात बच्चों? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? थोड़ा सा ढंग से सोचो, डेफिनेशन को पकड़ो। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो अब देखो बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, देखो कि इन मोस्ट ऑफ केसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज exothermic in nature, while remaining all other electron gain enthalpies are endothermic in nature. It means इसको ऐसे लिखो, energy is required for the addition of electron. Energy is required for the addition of electron in an anion. बोलो बच्चों, सही बात है ना? Energy is required for the addition of electron in an anion. Anion समझ रहे हो? anion का मतलब नेगेटिव, because there is inter electronic repulsion between anion and electron. बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? There is interelectronic repulsion between anion and electron. बोलो। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? अब देखो, किसी को अभी भी डाउट है क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एंथैल्पी में अभी भी कोई डाउट है क्या? क्या आप डेफिनेशन पकड़ पा रहे हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन देखो, मैंने एक चीज को बॉक्स में बंद किया है, रिलीज। आपको फोकस करना है रिलीज एनर्जी पे। अगर एनर्जी बच्चों रिलीज हो रही है ना, तभी वो एफिनिटी है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, सुनो ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं अपन। देखिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ polynegative anion like C-4, N-3, O-2, S-2 are always endothermic in nature. बोलो, क्या ये बात आपकी जच रही है? क्या ये बात आपको जच रही है क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनाइन C-4, N-3, O-2, S-2। जैसे ही आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, है ना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बच्चों आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप एक बात देखिए बच्चों, आप थोड़ा सा इस ऑक्सीजन वाले केस को देखो। आप देखो, आपको रिलीज तो एनर्जी हुई 141, है ना, और देनी कितनी पड़ गई? देखो बच्चों, कितनी देनी पड़ गई? 744। तो बोलो, निकली कम, देनी ज्यादा पड़ी ना? अरे बच्चों समझ में आ रहे क्या?
ये बात दिमाग में बैठी क्या? बोलो, कुछ सेट बैठा मामला पक्का? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन क्या कहेंगे कि देखिए, इफ एन एलिमेंट हैज already stable configuration, then its electron affinity will be zero, or energy is required for the addition of electron. अब बच्चों बात को सुनो, इस पॉइंट को समझो। क्या कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है ना, एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उसकी जीरो होगी। आप सोचो, एक बार बताओ, आप मान लीजिए नीट क्लियर कर गए या आईआईटी जेईई क्लियर कर गए, तो फिर आपकी नीट के लिए या आईआईटी जेईई के लिए कोई एफिनिटी रहेगी क्या? अरे रहेगी क्या? आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में घुस चुके हो, जेईई के कॉलेज में घुस चुके हो, आपकी रहेगी एफिनिटी? रहेगी? रहेगी क्या? बोलो बच्चों, जीरो होगी ना एफिनिटी तो? अरे होगी, हाँ ना तो बोलो। नींद आ गई क्या सबको? अब बताओ, अब कोई आपको ये कह दे कि साहब आपको है ना 2 करोड़ रुपए देंगे, आप मेरी जगह एग्जाम दे लो। बोलो, जैसे एक बार आपको कोई 2 करोड़ रुपए बोलेगा तो दिमाग में एक बार तो बल्ब जल जाएगा ना, 2 करोड़ रुपए। अभी देखा ही होगा ना, आपने देखा होगा बच्चों, कहीं मुन्ना भाई कुछ एग्जाम में एंट्री मारते ना, अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, है ना, आपने देखा होगा, सेलेक्टेड बच्चे उनकी जगह चले जाते हैं, लेटर ऑन फिर वो पकड़े जाते हैं। बिहार से आए थे ना, आए थे बच्चों, भाई एयर आए थे और पकड़े गए, आए थे। तो अब बताओ बच्चों, जो पहले से सेलेक्ट है वो क्या करेगा? उसको एफिनिटी तो नहीं है, लेकिन उसकी एफिनिटी कब बन सकती है? जब आप उसको कुछ लालच दो, कुछ आप उसको दिखाओ। वैसे दिखाए साहब तो आपको पता ही है, मुन्ना भाई बन के आते हैं ना कई लोग। तो देखो, जैसे बच्चों सुनो, मेरे पास ये नियोन है बच्चों, है ना, इस नियोन में मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो बच्चों मुझे ना इतनी एनर्जी देनी पड़ गई। अब बच्चों बताओ, नियोन में इतनी एनर्जी क्यों देनी पड़ गई? बताओ भाई, नियोन में इतनी एनर्जी क्यों देनी पड़ गई? अरे नियोन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों पहले से स्टेबल है। ये तो चाहता नहीं, ये तो कहता है साहब हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारी तो जिंदगी अच्छे से चल रही है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है ना, मैं तो खाते पीते घर का हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो बच्चों, ऐसे देखो, जैसे ये हीलियम है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा 48 किलो जूल पर मोल। बोलो बच्चों, बोलो, हीलियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो हमें यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ी बच्चों। आप मुझे बताओ, इनकी सबकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बोलो बच्चों क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना? इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी? बोलो बच्चों, जीरो आएगी। आएगी क्या? बच्चों देखो, मैं फिर कह रहा हूं, एक सिंपल सा वर्ड पकड़ लो, रिलीज। जो ये वर्ड समझ जाएगा ना उसको दिक्कत नहीं है, जिसने इस वर्ड को समझ लिया उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। समझ आ रही है बात? जिसने इस वर्ड को पकड़ लिया उसको दिक्कत नहीं आएगी, और ज्यादा ही दिमाग घुमाओगे तो फिर तो दिक्कत आ सकती है बच्चों। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में?
बोलो। चलो अब देखो बच्चों सुनो, बात करते हैं अपन आगे। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 एटॉमिक साइज, है ना। एटॉमिक साइज ले रहे हैं, रेडियस बोल दो साइज बोल दो एक ही बात है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना बच्चों, वो आपके एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी ना। सोचो, देखो बच्चों, एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ना है। बोलो बच्चों तो समझ में आ रहा है। तो किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ना इजी होगा, जिसका साइज छोटा हो, ताकि न्यूक्लियस उसको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। बोलो बच्चों, अरे बोलो, समझ में आई बात, दिमाग में बैठ रहा है। पक्का, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। होगी, होगी क्या। स्क्रीनिंग इफेक्ट में तो धक्का देते हैं ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को धक्का दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि साहब हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, वो आपको पहले से धक्का दे रहा है, वो तो घुसने ही नहीं दे रहा ना, वो तो आपको घुसने ही नहीं दे रहा ना। अरे समझ में आया मामला, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बोलूं कि जेड इफेक्टिव, तो बोलो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। न्यूक्लियस खींचती है ना, अब न्यूक्लियस से खींच सकती है, बोलो बच्चों इलेक्ट्रॉन इजीली जुड़ जाएगा ना। अरे बोलो, जैसे देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये एक सीरीज है O-2 F-1, ठीक है, फिर नियॉन Na+ Mg+2 है बच्चों, आप बताओ इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है क्या, क्या ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है बच्चों। बोलो, देखो इनमें प्रोटॉन देखो 8 9 10 11 12 है बच्चों, सही कह रहे हैं अपन, है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों 10 10 10 10। अब बताओ जैसे जैसे आप इधर जाओगे क्या होगा बच्चों, देखो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड बढ़ रहा है और सिग्मा कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी ना। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी ना। बोलो, समझ आई बात। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ I+ I और I-, इनमें अगर आपसे कोई पूछे, है ना, I+ I और I-, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी बच्चों, बताओ। I+ की होगी ना, तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर गई ना। आगे बात समझ में बच्चों, बोलो, समझ में आया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या ले रहे हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों सुनो, है ना, अपन कह सकते हैं बच्चों, देखो इन केस ऑफ
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इज वेरी लेस और जीरो, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो बहुत ही कम होगी या जीरो हो जाएगी, है ना। समझ में आ रही बात। ऐसे देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मुझे बताओ, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी बच्चों, बताओ बताओ। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, होगी बच्चों। चलो ठीक है, अब बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना बच्चों, वो जीरो है, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, ठीक है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। अब देखो बेटा, इसमें एक बात ध्यान से सुन लेना, नाइट्रोजन फैमिली में ना, नाइट्रोजन को छोड़कर जो बाकी नीचे एलिमेंट आ रहे हैं ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो भी नीचे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती तो कम है, लेकिन कुछ होती जरूर है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। ये ध्यान सुन लेना। अरे समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाइट्रोजन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन में आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी। लेकिन बात अगर आप फॉस्फोरस की करोगे ना, तो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है फॉस्फोरस के केस में, है ना। तो ये बात आप डाटा देख सकते हो एनसीईआरटी में। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, all other elements other than nitrogen have very less electron affinity or very less negative electron gain enthalpy। ठीक है ना बच्चों, ऐसा रीजन समझ में आ रहा है? देखो, नाइट्रोजन का जो साइज है ना, वो बहुत छोटा है, आपको पता है क्या? नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, अपन ग्रुप में पढ़ेंगे। इसका रीजन मैं आपको जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। नाइट्रोजन अपने छोटे साइज के कारण क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा ही नहीं। नाइट्रोजन जो है ना, छोटे साइज के कारण इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा ही नहीं। पता है क्या कुछ आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि थर्ड पीरियड की एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज्यादा आती है? अरे ऐसा आप सुना है क्या कभी? बोलो बच्चों, अपन पीरियोडिसिटी में इस चीज को पढ़ेंगे, घबराओ मत, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए एक बात हो बच्चों, मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और मेरे पास नाइट्रोजन है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये है और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये है। बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी बच्चों, बताओ। अरे कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी बच्चों? कार्बन की होगी ना। देखो, अगर अपन बोले क्यों, देखो बच्चों सुनो, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ली तो ये C माइनस बना, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसने क्या गेन कर लिया, इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया ना।
अभी आप लोगों की नीट के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है, अभी आप लोगों की नीट के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेलेक्ट होते ही आप में स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी स्टेबल है, ये तो क्या है बच्चों, देखो ये तो पहले से स्टेबल है बच्चों। तो बताओ जो पहले से स्टेबल है फिर वो क्यों एफिनिटी रखेगा, बताओ तो सही मेरे को यार, बोलो। अरे समझ में आ गया, बोलो। अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा है, अगर गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो उसकी एफिनिटी आएगी ना बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक तो लिथियम है और एक बेरिलियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 2s1 और इसका है 2s2। अब बताओ लिथियम और बेरिलियम में से किसकी ज्यादा होगी, सोचो। बहुत ही सिंपल सा दिख रहा होगा, लिथियम की ज्यादा होगी ना, क्योंकि लिथियम जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देखो बच्चों Li माइनस 2s2 बन जाएगा, और बेरिलियम ऑलरेडी 2s2 है ना बच्चों, बेरिलियम ऑलरेडी 2s2 है। अब बताओ लिथियम और बोरॉन, यहाँ 2s1 2s2 2p1, बोलो बच्चों किसकी ज्यादा होगी, सोच के बताओ। लिथियम और बोरोन में से किसकी ज्यादा होगी, बोलो। लिथियम की होगी बच्चों, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन किस में जुड़ रहा है, लिथियम इलेक्ट्रॉन s में जुड़ रहा है, और बोरोन में किस में जुड़ रहा है बच्चों, बोरोन में p में जुड़ रहा है। समझ में आया, अरे आई बात समझ में क्या आई। तो लिथियम की देखो बच्चों बेरिलियम से भी ज्यादा है, और लिथियम की बोरोन से भी ज्यादा है बच्चों, है। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, लिथियम, बोरोन और बेरिलियम, बोलो बच्चों क्या ऐसा बोल सकता हूँ, लिथियम, बोरोन और आपका, बोलो बच्चों, बेरिलियम। लिथियम और एफ हो तो, अरे बेटा लिथियम और एफ में तो एफ की होगी ना, हेलोजन की होगी। देखो अगर मान लो हेलोजेंस हो बच्चों, हेलोजेंस NH2 NP5, इनको तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया बच्चों, NH2 NP6 हो गया, तो बोलो क्या हो गया बच्चों, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना बच्चों। तो आपको एक बात पता होगी कि एक पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेलोजेंस की होती है ना, बोलो बच्चों, एक पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेलोजेंस की होती है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो स्टेबल हो गई। बोलो सही बात है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, इन ए पीरियड हेलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोलो, highest electron gain enthalpy because after gaining one electron they acquire nearest inert gas configuration। बोलो बच्चों समझ आया, एक पीरियड में सबसे ज्यादा हेलोजेंस की होती है, बोलो क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, बोलो बच्चों सबको क्लियर है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करता हूं क्या, देखो पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। तो देखो बच्चों सुनो कैसे, सुनिए, सबसे पहले अपन ले रहे हैं बच्चों इन ए पीरियड, है ना। देखो बच्चों जैसे मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नील, है बच्चों। अब देखो बच्चों
अगर अपन इसमें ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो ऑर्डर में देखो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, हेलोजन तो आएगा ही, हेलोजन के बाद ऑक्सीजन आ गया, फिर बोलो देखो कार्बन, एक बार नाइट्रोजन को छोड़ दो, ठीक है, नियोन को छोड़ दो और बेरिलियम को छोड़ दो। छोड़ दें बच्चों? अरे ये क्यों छोड़ रहे हैं, पता लग रहा है क्या? नियोन का अरे कशिश गर्ग, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है वो अपना आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो गई ना। अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई उसकी एफिनिटी अपना आप ही ज्यादा होगी ना। बात तो एक ही है कशिश गर्ग। अभी भी दिमाग में तुम्हारे प्लस माइनस वाला लोचा चल रहा है, समझ में आई क्या बात? अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जो एनर्जी रिलीज हुई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करो, बाकी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अपन क्या कह रहे हैं, रिलीज हुई। हाँ भैया, अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन। अब बताओ बच्चों, अब किसको लेंगे? फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, अब बताओ। अब लिथियम को लेंगे बच्चों, लेंगे। लिथियम के बाद, लिथियम के बाद बोलो बच्चों बोरोन। अब देखो बच्चों, फिर मैं लूंगा नाइट्रोजन, फिर लूंगा मैं बेरिलियम एंड फिर लूंगा मैं नियोन। देखो इनकी अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन बेरिलियम एंड नियोन, तो ध्यान दीजिए यहां अगर आप देखो, है ना, तो इनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बच्चों, जीरो है ना। बोलो बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है ना, बोलो। तो अब देखो इन तीनों में भी मैंने नाइट्रोजन को पहले क्यों रखा, बताओ बच्चों। इन तीनों में ही मैंने नाइट्रोजन को पहले क्यों रखा? अरे समझ पा रहे हो क्या? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, बेरिलियम मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, बोलो बच्चों। नाइट्रोजन की होगी। और नियोन तो सबसे लास्ट में जाएगा ना, नियोन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका तो कॉन्फिगरेशन स्टेबल है कि नहीं है बच्चों? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अब देखो बच्चों सुनो, सपोज मेरे पास ये देखो बच्चों, ये हमारा थर्ड पीरियड है, ठीक है। इस थर्ड पीरियड में देखिए क्या होगा। देखो बच्चों, आपकी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन के बाद सल्फर होगा बच्चों। अब बताओ बच्चों, सल्फर के बाद किसको लूं? सिलिकन, ओके। सिलिकन के बाद किसको लूं? सोडियम को नहीं लेना बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉस्फोरस लेना पड़ेगा। यही तो बोला था मैंने कि भैया फॉस्फोरस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ नाइट्रोजन में एनर्जी देनी पड़ती है, फॉस्फोरस में कुछ एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। यही तो बोला था मैंने, पॉइंट ऊपर यही तो लिखा था। आप डाटा देख रहे हैं एक बार, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद आप सोडियम ले सकते हो, एंड सोडियम के बाद अब आप एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर ऑर्गेन। अरे ये समझ में आया मैंने यहाँ पे इसको क्यों लिया, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले देखो ऊपर एक पॉइंट लिखा था मैंने, इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ऑल अदर एलिमेंट्स, है ना, अदर देन नाइट्रोजन हैव वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वेरी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब कुछ एनर्जी रिलीज तो होती ही होती है। इतना तो कंफर्म है ना कि फॉस्फोरस में जो एनर्जी रिलीज होगी
वो सोडियम से तो ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि सोडियम तो वैसे भी देखो मेटल है। अरे सोडियम तो वैसे ही क्या है यार, मेटल है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलो कल अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पूरा करेंगे, कल खत्म कर देंगे अपन इसको। कशिश गर्ग, तेरा डाउट खत्म हुआ या नहीं हुआ वो? कशिश गर्ग